नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए पे आपसे चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, एक ट्रायल कोर्ट में एविडेंस चल रहा था और उसमें एक पार्टी अपने डॉक्यूमेंट को एग्ज़िबिट कर रही थी। उसने वो डॉक्यूमेंट भी एग्ज़िबिट कर दिया जो प्रॉपर्ली स्टाम्प नहीं था और जीपीए था। दूसरी तरफ से एक जूनियर लॉयर पेश हो रहा था, उसके सीनियर कहीं बिज़ी थे तो वो समझ नहीं पाया और वो कोई ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं किया। जब उसके सीनियर को पता चला कि ऐसा एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो गया है तो उसने इमीडिएटली एप्लीकेशन मूव किया सेक्शन 151 सीपीसी का, जिसके तहत इंटरिम इनहेरेंट जुरिडिक्शन होता है कोर्ट का, और उसने ये प्रे किया कि उस डॉक्यूमेंट को डी एग्जिबिट किया जाए, उसके एग्जीबिशन को हटाया जाए, चूँकि वो इनसफिशिएंट स्टाम्प था उस डॉक्यूमेंट पे। अब जो क्वेश्चन था, एक सवाल उठा कि भाई क्या 151 सेक्शन 158 सीपीसी में जो इनहेरेंट जुरिडिक्शन है उसको उसके तहत वो एप्लीकेशन मूव की जा सकती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट और जजमेंट है जो मेरे एक फ्रेंड ने अभी, जो मैंने पीछे 3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो इनसफिशिएंट स्टाम्प से रिलेटेड था और उसके एग्जिबिट से रिलेटेड था, उसके एडमिशन से रिलेटेड था। तो मेरे एक व्यूअर हैं एपी सिंह जी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप इस पे भी एक वीडियो बनाइए, बहुत बढ़िया जजमेंट है। और मैं ईमानदारी से कहूँ कि ये एपी सिंह जी की ही को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनकी इस रिक्वेस्ट की वजह से ही मैंने इतना बढ़िया जजमेंट पढ़ा और इससे रिलेटेड लॉ जो बहुत बढ़िया डील किया गया है हमें पता चला। और मुझे ये भी एहसास होता है जब इस तरह के रिक्वेस्ट आते हैं कि भाई मैं ज़्यादा सीखता हूँ और उसके एवज़ में जितना मैं बताता हूँ उससे ज़्यादा मैं सीखता हूँ आप लोगों से। और ये जिस जजमेंट का जिक्र कर रहा हूँ वो 9 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने दिया, जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पंकज मित्तल थे। और जो इशू उनके पास था कि क्या अगर एक एडमिशन कर लिया गया है किसी इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड इंस्ट्रूमेंट का एविडेंस में और उसको एग्जिबिट कर दिया गया है और उस समय कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया गया, तो क्या सेक्शन 151 सीपीसी के इनहेरेंट जुरिडिक्शन से उस ऑर्डर को रिकॉल किया जा सकता है। ये बेसिक क्वेश्चन था जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था। मैं जिस जजमेंट की बात कर रहा हूँ उस केस का नाम है जीएम सहूल हमीद वर्सेस जयंती आर हेगड़े। ये सिविल अपील नंबर 1188 ऑब्लिक 2015 है। और जो बेसिक इशू, इसको हम छोड़ने, अगर सिंपल वे में कहें कि क्या ये जो ट्रायल कोर्ट है उसके पास इनहेरेंट जुरिडिक्शन में वो अपने उस ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है जहाँ पे एक एक इंस्ट्रूमेंट को एग्जिबिट किया गया है विदाउट ऑब्जेक्शन, या जो स्टाम्प एक्ट में प्रोविज़न है उसके तहत इसकी रेमेडिलाइज करती है। जैसे जिस केस के जिक्र कर रहा हूँ उसमें कर्नाटका स्टाम्प एक्ट का एक प्रोविज़न है जो एप्लीकेबल होता है डिफिसिट अमाउंट को रिकवर करने का। तो जो जिस जजमेंट का डिस्कशन हो रहा है उसमें 10 बड़े अच्छे पॉइंट हैं, लीगल पॉइंट है जो प्रपोजिशन को सेट किए गए हैं, वो एक एक करके मैं शेयर करता हूँ और जिससे कि ये पूरा इशू वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में डिस्कस हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो कोर्ट ने ये कहा कि जब भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास कोई एक डॉक्यूमेंट आता है तो उसको स्टैम्प एक्ट के तहत जो प्रोविज़न है सेक्शन 33 और सेक्शन 34 का, उसकी ये ड्यूटी है कि उसके मैंडेट को वो लागू करे और उसके मैंडेट को, जो इस प्रोविज़न के मैंडेट हैं जो इसमें प्रोविजंस में दिए गए हैं, उसको एप्लीकेबल करे तो कोई डिसीजन ले ले। और इन सेक्शन 33 के तहत उसको वो इम्पाउंड, और 34 के तहत उसको इम्पाउंड करे और उसमें जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया है उसको कंसीडर करे कि क्या वो एडमिसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो उसको जो भी प्रोविज़न है लॉ का उसके तहत उसमें जो लिफिसेंट ड्यूटी है उसको रिकवर करने की जिम्मेवारी निभाए। जहाँ तक एडमिसिबिलिटी की बात है, कोई भी इनसफिशिएंट स्टाम्प अगर लगा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है तो उसके एडमिशन किया जाए या नहीं किया जाए ये जुडिशियली डिटरमाइन होता है। और अगर कोर्ट ने अपनी जुडिशियल माइंड अप्लाई करके कोई डिसीजन ले लिया है तो वो फाइनल होता है। तो इसमें जो चौथी बात जो कही कोर्ट ने कि भाई जो साइने क्वा नॉन है, जो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस सेक्शन 33-34 का, कि वो जुडिशियल माइंड कोर्ट अप्लाई कर दे और फिर उसके बाद जो भी डिसीजन होता है
वो अपने जुडिशल डिसीजंस का हिस्सा बनाए। पांचवी बात कोर्ट ने ये कही कि भाई एक बार ऑब्जेक्शन रेज हुआ और उसके कोई डिसाइड कर दिया जुडिशली कोर्ट ने, चाहे वो गलत है या सही है, तो सेक्शन 35 का जो प्रोविज़न है वो पिक्चर में आ जाता है और उस इशू को आप किसी भी स्टेज पर दोबारा नहीं उठा सकते। जो पार्टी है जो एग्री इस कोर्ट के डिसीजन का, अगर वो एडमिट कर लिया गया है या नहीं एडमिट किया गया है उस डॉक्यूमेंट को, तो उसके पास स्टेट लॉ में जो प्रोविजंस हैं उसके तहत वो डिफिशिएंट स्टाम्प का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे इस केस में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो सेक्शन 58 कर्नाटका स्टाम्प एक्ट है, वो एप्लीकेबल होता अगर ये जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके कोर्ट इसको डॉक्यूमेंट के एडमिसिबिलिटी को डिसाइड कर देती, लेकिन यहाँ इस केस में ऐसा हुआ ही नहीं था। इसमें क्या हुआ था कि भाई एक जीपीए था जिसको कि एडमिट कर लिया और डिफिशिएंट था और उसको एडमिट नहीं किया जा सकता था उसी जो डॉक्यूमेंट जिस फॉर्म में था उसमें, और ट्रायल कोर्ट ने अपना कोई जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई किया था कि उस डिफिशिएंट को बारे में कोई फाइंडिंग नहीं थी, कोई जुडिशियल डिटर्मिनेशन नहीं था। ट्रायल कोर्ट को जो डिसाइड करना चाहिए था उस के दायरे में, सेक्शन 33 के दायरे में, वो नहीं किया था। तो इसलिए सेक्शन 35 का जो बेनिफिट है कि एक बार अगर एडमिट हो गया तो फिर आप उस इशू को लेकर दोबारा रेज नहीं कर सकते, ये सेक्शन 35 पिक्चर में नहीं आता, आप उसको इन्वोक नहीं कर सकते। और जो एक वर्ड होता है एडमिटेड इन एविडेंस अपॉन जुडिशियल डिटर्मिनेशन, तो जुडिशियल डिटर्मिनेशन हुआ ही नहीं था इस केस में, इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जिबिट तो हो गया है, लेकिन ये जुडिशियल एप्लीकेशन जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके इसको एडमिट नहीं किया गया है, इसलिए ये जो 151 सेक्शन सीपीसी के तहत जो एप्लीकेशन लगा है उसमें कोर्ट रिकॉल कर सकती है इसको। एक सेक्शन 33 बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट आता है तो कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो उसको इम्पाउंड करे अगर वो इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, और कोर्ट ने इंडियन स्टैम्प एक्ट के तहत सेक्शन 33 में एक उसको जो ड्यूटी दी गई है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक बात कही कि भाई ये सभी लेजिस्लेचर का स्पेशल इंटेंशन था यहाँ पे कि कोर्ट को जिम्मेवार बनाया जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाए कि जहाँ भी इनसफिशिएंट स्टाम्प होगा वो उसकी रिकवरी के जो रास्ते हैं वो उसको अख्तियार करे। तो अगर कोर्ट ऐसा नहीं करती है तो ये कोर्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट जाता है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर इनसफिशिएंटली स्टाम्प्ड है और उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है, एडमिट कर लेती है, चाहे वो चैलेंज जो ऑब्जेक्शन रेज किया गया हो या नहीं किया गया हो, तब भी ये एक लॉ के इंटेंशन के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि ये कोर्ट को इंश्योर करना है कि जब भी कोई इनसफिशिएंटली स्टाम्प डॉक्यूमेंट आए तो उसके साथ जो लॉ में प्रोविज़न है उसके साथ उसके वैसे ही डील करे। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को डील करके फिर ये कहा कि जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था जिसके तहत उसने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था वो सही था। हालांकि इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में जब गया तो हाई कोर्ट ने उसको अपील को अलाउ करके और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है वो वेल रीजन्ड ऑर्डर है और उसके इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन में, इनहेरेंट पावर में आता है सेक्शन 151 के एप्लीकेशन में, वो जो भी जस्टिस करना है वो जस्टिस के लिए या कोई एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको रोकने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। और उसके ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपील किया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड किया। और अभी पीछे जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक जजमेंट का जिक्र किया था, सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है जो बड़ा बेसिक जजमेंट है 1962 का, जवाहरचंद वर्सेस पुखराज सुराना का। वो इस केस में भी कोर्ट ने उस जजमेंट को रिलाई किया है और डिस्कस किया है। मैं उस जजमेंट का उस पिछले वीडियो का रेफरेंस दे दूंगा। और एक बात बताऊं, मैंने जो आजकल जो मेरा वीडियो ट्रेंड कर रहा है, जो काफ़ी चल रहा है, वो डॉक्यूमेंट के एग्जिबिट से रिलेटेड है, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देखिए। तो डॉक्यूमेंट के एग्जिबिट करने के कॉन्सिक्वेंसेज और एग्जिबिट करने के पहले की जो प्रक्रिया होती है उसको कैसे फॉलो किया जाए या कैसे डी एग्जिबिट कराया जाए, किन किन चीज़ों को लेकर और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, इन सब को मैंने बहुत बढ़िया डिस्कस किया हुआ है। मैं उसका भी रेफरेंस दे दूँगा, प्लीज़ आप देखिए और जिस तरीके से आपको
बहुत फ़ायदा होगा। और ये सिलसिला जारी रखिए, जब भी कोई सवाल हो तो पूछिए। और जैसा AP सिंह जी ने किया कि एक जजमेंट के बारे में मुझे इन्फॉर्म किया, तो आप भी इस तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं जिससे कि हम उसका डिस्कशन करके बेहतर तरीके से प्रोड्यूस कर सकें आपके सामने। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।